गर्मी की दोपहरी का एकदम पसरा हुआ संडे था। रिलैक्स्ड, स्लो, चलने दो। और इसी बीच टेकनपुर के एक आलीशान घर में म्यूजिक की आवाज आ रही थी। सच्चर साहब अपनी पत्नी को हारमोनिका बजाकर सुना रहे थे। उनका छोटा बच्चा जो लगभग 4 साल का था, सामने नीचे बैठा खिलौनों से खेल रहा था। अचानक वो उठा और सीधे जाकर सच्चर साहब से हारमोनिका मांगने लगा। हालांकि वो देना नहीं चाहते थे, महंगा इंस्ट्रूमेंट था भाई, लेकिन कुछ सोचकर दे दिया। जानते थे 4 साल का बच्चा हारमोनिका के साथ क्या ही करेगा। थोड़ा उलट कर देखेगा, खेलेगा और फूंक मारकर वापस दे देगा। लेकिन अब वो होने वाला था जिसकी वो तो क्या कोई भी कल्पना नहीं कर सकता था। उस बच्चे ने हारमोनिका लिया और सीधे वही धुन जो वो बजा रहे थे बजाकर वापस दे दिया। सच्चर साहब और उनकी पत्नी कुछ पल सुन बैठे रहे। क्या जो अभी देखा वो सच था? कहीं वो सपना तो नहीं देख रहे थे? उन्होंने दोबारा टेस्ट लिया, कोई और धुन बजाई और बच्चे को वापस हारमोनिका दिया। लेकिन इस बार भी जब बिल्कुल वही धुन बच्चे ने बजाई तो उनको समझ आ गया, उनके घर कोई गॉड गिफ्टेड म्यूजिशियन आया है। जिस बच्चे की मैं बात कर रहा हूं उनका नाम राघव सच्चर है। कहते हैं म्यूजिक भी मोक्ष का ही एक मार्ग है, और जो लोग इस रास्ते जाते हैं वो बड़े करीब से जीवन को जान पाते हैं, इसके मायने समझ पाते हैं, इस संसार के हर रंग को अपनी धुनों में देख पाते हैं। उनके लिए शायद यही मोक्ष या स्पिरिचुअलिटी का मार्ग होता है। टेकनपुर की उस दोपहरी ने राघव को म्यूजिक से मिलवाया, या शायद म्यूजिक ने खुद को राघव से मिलवाया। उस दिन के बाद जब भी शाम को चित्रहार चलता, राघव सॉन्ग्स को सुनते, फिर धुनों को बैठकर हारमोनिका पर बजाने लगते। चित्रहार 80s के ज़माने का बड़ा पॉपुलर टीवी शो था। बिना सीखे या कहीं देखे 4 साल का बच्चा धुनों को सुनकर वापस ऐसे बजा रहा था जैसे पिछले जन्म से सीख कर आया हो। यह बात उनके माता पिता से छुपी नहीं थी। और राघव म्यूजिक की दुनिया में कदम रखने लगे। डील ये हुई कि पापा आप मुझे पूरे साल कुछ मत देना, लेकिन हर बर्थडे पर मुझे एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट चाहिए होगा, वो भी मेरी मर्जी का। पिता को लगा नया नया शौक है, और कितने ही इंस्ट्रूमेंट्स बजा लेगा ये बच्चा। उन्होंने बात हल्के में ली और हामी भर दी। इस बात से अनजान कि राघव एक नहीं, दो नहीं, 20 से भी ऊपर इंस्ट्रूमेंट्स बजाने वाले हैं आगे चलकर। अगला बर्थडे आया और राघव ने बोंगो मांग लिया। पिता ने दिलवा दिया। अब घर में वो एक हाथ से हारमोनिका बजाते और दूसरे हाथ से बोंगो। बात साफ थी, अब खेल लंबा चलने वाला है। हर साल आता एक नया इंस्ट्रूमेंट और राघव उस पर अपना हाथ साध लेते। कुछ समय बाद पिताजी की पोस्टिंग के चलते वो दिल्ली आ गए, और यहाँ एक रोज पिताजी के साथ गोल्फ खेलते हुए उनकी नज़र आर्मी के म्यूजिक बैंड पर पड़ी। वो भी वहीं अक्सर प्रैक्टिस के लिए आते थे। तब क्या था, उनके पिताजी गोल्फ खेलने आते और वो बैंड के साथ ड्रम्स बजाने। चाणक्यपुरी की एक गली मशहूर हो गई, ड्रम्स वाली गली, क्योंकि जो भी राघव के घर से गुजरता उसे ड्रम्स की आवाज जरूर आती। पर उस जमाने में म्यूजिक करियर के हिसाब से नहीं देखा जाता था। माँ बाप को चिंता थी कि बेटा तो पढ़ाई की ओर ध्यान देता ही नहीं है, और म्यूजिक का तो अता पता ही नहीं। लेकिन राघव म्यूजिक में डूबते जा रहे थे। अब वो लगभग 6 इंस्ट्रूमेंट्स बजा सकते थे, और अब उनकी नजर फ्लूट पर थी। बर्थडे पर फ्लूट की दरकार हुई। प्राइस था लगभग 50,000 उस समय। पिताजी सोच में पड़ गए। वहीं राघव फ्लूट के दीवाने हुए जा रहे थे। उनकी उंगलियां तो उस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट पर थिरकने के लिए तैयार थी, और किसी तरह फ्लूट आ गई। सुबह उठते ही एक्साइटमेंट में राघव ने झट से फ्लूट उठाई और अपना टैलेंट उस पर आजमाया। लेकिन इस बार उनके चेहरे पर हैरानी थी। वो उसे बजा ही नहीं पा रहे थे। आज तक ऐसा नहीं हुआ था कि कोई इंस्ट्रूमेंट वो बजा ना पाए हों। पिता भी शौक में थे। ये झटका आम झटका नहीं था। इससे पहले राघव ने जिस भी इंस्ट्रूमेंट को बजाना चाहा, बजा लिया, जैसे वो पहले से ही सब सीख कर आए हों। लेकिन फ्लूट ने उन्हें साफ बता दिया, मैं से नहीं आने वाला तुम्हारे हाथ। खैर, उनकी फ्लूट के साथ जद्दोजहद जारी रही। लेकिन उनके पिताजी को एक बात का एहसास जरूर हो गया था,
राघव के अंदर म्यूजिक का टैलेंट ऊपर से ही गिफ्ट होकर आया है, और अगर इस टैलेंट की कद्र ना हो तो कहीं ऊपर वाले की भी तौहीन ही होगी। वो जमाने की बात कर रहा हूं 1988 के आसपास की। एक पिता और मां ने डिसाइड किया कि बच्चे को फॉर्मल म्यूजिक ट्रेनिंग देंगे। यह आम डिसीजन नहीं था। उस समय जब पढ़ाई जिंदगी के लिए खाद से कम न थी। खैर, दिल्ली स्कूल ऑफ म्यूजिक में एडमिशन कराया गया और पिता अपने स्कूटर पर उनको लेकर आते जाते। नियमित रूप से राघव के लिए वो समय पापा के साथ बिताया सबसे कीमती समय लगने लगा। वही पल तो थे जब पापा पूरे राघव के थे, स्कूटर पर सामने खड़े, हवा को चेहरे पर महसूस करना, पापा को बताना कि आज कैसे राघव ने म्यूजिक में अपने कदम आगे बढ़ाए, फिर जगह जगह स्कूटर रोककर कुछ खाने की जिद करना। राघव के लिए वो समय ठहर जाता तो शायद वो जिंदगी को और करीब से जान पाते। वहीं स्कूल में राघव की अटेंडेंस हमेशा माइनस में रहती और पिता की प्रिंसिपल के साथ मीटिंग पॉजिटिव में। योर बॉय इज ऑलवेज मिसिंग, आई एम वरीड, प्रिंसिपल बोलते। उनके पिता भी मुंह लटकाए यही बोलते, सो इवन आई एम वरीड। वरीड वरीड का खेल होता और फिर सब कुछ वैसा ही चलता। लेकिन तब भी एक बात साफ थी, राघव की पॉपुलैरिटी बढ़ती जा रही थी। कई स्कूल कॉम्पिटिशन्स वो जीत चुके थे और आए दिन परफॉर्म भी करते। एक बार तो जब टीचर ने पूरी क्लास के सामने एक जबरदस्त चाटा जड़ दिया, ये कहते हुए कि तुम जिंदगी में कुछ कर नहीं पाओगे, तो राघव ने साफ कह दिया, मैम मेरे मार्क्स कम इसलिए आते हैं क्योंकि मैं पढ़ना ही नहीं चाहता, इसलिए नहीं कि मैं पढ़ाई में कमजोर हूं, लेकिन म्यूजिक में बेजोड़ हूं। जो बच्चा गिफ्टेड होता है वो शरारती भी होता है। राघव को अपने मनमाने अंदाज के चलते बोर्डिंग स्कूल में डाल दिया गया ताकि पढ़ाई की तरफ उनका झुकाव बढ़ सके। उन्हें स्ट्रिक्ट हिदायत दी गई कि म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के आसपास भी नहीं भटकना। दूरी म्यूजिक से बढ़ने लगी, लेकिन पढ़ाई बेहतर होती दिखी। पर कहते हैं ना, डेस्टिनी, उससे आपको कोई दूर नहीं कर सकता। इसी बीच किसी स्टूडेंट से कहा सुनी के बीच उन्हें चोट लग गई, जिसके चलते उन्हें हॉस्पिटल भर्ती कराया गया। और यहां से जैसे ही वो रिकवर हुए, भाग निकले। उन्हें अब वो घुटन भरी जिंदगी जीनी ही नहीं थी, जहां उन्हें म्यूजिक से दूर, माता पिता से दूर रहना पड़ रहा था। किसी तरह जब उन्हें वापस ढूंढा गया और वापस भेजा जाने लगा, तो यहां मां सबके सामने दीवार की तरह खड़ी हो गई। अब नहीं, अब मेरा बच्चा वापस नहीं जाएगा। सबने कोशिश की, लेकिन मां ने किसी की न चलने दी। और फिर मां की बदौलत वो वापस म्यूजिक से, घर से, माता पिता से, बचपन से जुड़ सके। मां हम सबके लिए ऐसी ही तो होती है, जब कोई साथ नहीं देता तो मां साथ देती है। म्यूजिक अब फिर से राघव से जुड़ गया। इस बार ऐसे जैसे किसी प्यासे को ठंडे पानी से भरा मटका मिल गया। फिर से परफॉर्मेंसेज और इंस्ट्रूमेंट्स के साथ ट्रेनिंग शुरू हो गई। दुनिया को शायद उस समय वो नहीं दिख रहा था जो राघव महसूस कर रहे थे। म्यूजिक के प्रति उनका झुकाव, एक तरफा समर्पण। ऐसा तभी होता है जब आप खुद को डुबो देने को तैयार हों और फिर आप ऐसे तैराक बनकर निकलते हैं कि दुनिया देखती है। ना तो उन्होंने हार मानी, ना झुके। घर पर माता पिता का चेहरा और स्कूल में टीचर्स की निगाहें उन्हें चुभती। वो बिन बोले शब्दों में कहते, सिर्फ म्यूजिक कौन करता है, साथ में एक प्रोफेशनल डिग्री भी जरूरी है। म्यूजिक दाना पानी की गारंटी नहीं। लेकिन राघव की पॉपुलैरिटी और बढ़ती गई और जब ताल कटोरा स्टेडियम में उनकी परफॉर्मेंस हुई, वो भी फ्लूट पर, तो उनके पिता की आंखों में आंसू आ गए। पहली बार राघव ने पापा की आंखों को नम देखा था, लेकिन यहां उनके पिता को पता चल गया, उनका बेटा अब रुकने वाला नहीं। तालियों की गूंज ने बता दिया, वो लड़का म्यूजिक को गारंटीड दाना पानी का जरिया बनाएगा। जहां लोग हैरान थे कि राघव एक साथ कई इंस्ट्रूमेंट्स कैसे बजा लेते हैं, वहीं अब उनका बैंड भी बन चुका था, कैनजोना। उनकी परफॉर्मेंस होती बड़े बड़े कॉलेजेस में, जैसे IIT बिट्स पिलानी। जहां स्कूल में लीव एप्लीकेशन जा रही थी, वहीं न्यूज़पेपर्स में उनकी फोटो भी आती जा रही थी। भारत सरकार ने तो उनका चुनाव भी कर लिया। वो कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत भारत को रिप्रेजेंट करेंगे रशिया में। बता दूं, राघव उस समय 15 साल के थे और अभी स्कूल में ही पढ़ रहे थे। इस उम्र में ऐसा कुछ अचीव कर पाना
एक्सेप्शनल था। स्कूलिंग खत्म करके राघव ऑस्ट्रेलिया चले गए म्यूजिक की प्रोफेशनल डिग्री लेने। लेकिन ऑस्ट्रेलिया पहुंचाना उनके पिता के लिए एक पहाड़ लांघने से कम न था। जहां पैसों के लिए उन्हें अपनी जमीन बेचनी पड़ी, वहीं लोगों के प्रश्नों के जवाब भी देने पड़े। लड़का म्यूजिक के लिए तो जा रहा है, लेकिन पढ़ने क्या जा रहा है? पिताजी समझाते थक जाते, म्यूजिक ही पढ़ने जा रहा है। क्या है ना, वो समय ही अलग था। म्यूजिक पढ़ाई नहीं मानी जाती थी, वो बस हॉबी तक ही सीमित थी। समय अभी इंतजार में था कि कब पलटेगा और बता देगा। म्यूजिक और राघव साथ में कुछ ऐसा करने वाले हैं कि लोगों के प्रश्नों के जवाब उन्हें खुद ही मिल जाएंगे। लेकिन मां बिल्कुल क्लियर थी, राघव को म्यूजिक का इंटरनेशनल एक्सपोजर मिलना ही चाहिए। यहां भी मां उनके साथ खड़ी दिखी, यहां तक कि वो राघव के साथ कुछ महीने ऑस्ट्रेलिया रुकी भी, ताकि उन्हें सपोर्ट मिल सके। राघव को ऑस्ट्रेलिया में खुद को जमा पाना आसान न था, बहुत महंगा था वहां पर टिककर म्यूजिक सीखना। लेकिन यहां उनके टैलेंट ने उनका साथ दिया। भारत से एड्स के काम आने लगे, और जब भी छुट्टी मिलती वो एड्स में म्यूजिक देने पहुंच जाते। एयरटेल, पेप्सी, LIC, लगभग सभी बड़े एड्स में राघव अपनी छाप छोड़ने लगे। खर्चा अब काम से मैनेज होने लगा। 3 साल मोनाश में राघव ने टॉप किया, क्योंकि अब पढ़ाई पढ़ाई नहीं लगती थी, बल्कि कुछ नेचुरल प्रोसेस लगता था जैसे वो बस मजे कर रहे हैं, एक रास्ता खुद का बना रहे हैं। सैक्सोफोन और फ्लूट में उन्होंने डिग्री ली और भारत लौट आए। लेकिन वहां भी वो अपनी पहचान बना आए थे। मोनाश, जहां से उन्होंने पढ़ाई की थी, वो उन्हें इंटरनेशनल टूर पर भेज चुका था, वो भी अकेले, क्योंकि राघव इकलौते ऐसे थे उस समय जो 20 से ज्यादा इंस्ट्रूमेंट्स खुद ही बजा सकते थे। उनका कहना था, राघव इज अ बॉर्न जीनियस। भारतीय म्यूजिक और एड इंडस्ट्री में राघव अपने कदम रखने लगे। परफॉर्मेंसेस और एड्स के काम में लगभग वो पूरे डूब गए। उनका टैलेंट अब शिखर पर था, लेकिन तब उन्होंने वो डिसीजन लिया जो आसान न था। वो दिल्ली को छोड़ मुंबई आ गए, खुद को पूरी तरह म्यूजिक में झोंक देने के लिए। अब ना वो आराम था और ना माता पिता का साथ, सिर्फ एक जर्नी थी और वे इकलौते चलने वाले यात्री। 2003 में उन्होंने अपना पहला एल्बम और 2005 में दूसरा एल्बम लॉन्च किया, और फिर लाइव शोज बढ़ने लगे। हालांकि एल्बम लॉन्च करना आसान नहीं था, लेकिन उनका साथ दिया उनके खास मित्रों ने, जैसे सुनिधि चौहान, कैलाश खेर, कुणाल गांजावाला, जिन्होंने उनके एल्बम में बिना फी के ही आवाज दी। इसी बीच आया वो बड़ा ब्रेक जो अब फिल्मों का रास्ता खोलने वाला था। राघव इसी की तलाश में तो थे। 2005 में यश चोपड़ा ने उन्हें स्टूडियो आने का प्रपोजल दिया, और उन्हें मिली अपनी पहली बॉलीवुड फिल्म काबुल एक्सप्रेस। और बतौर म्यूजिक डायरेक्टर उन्होंने कई फिल्मों में इंस्ट्रूमेंट भी बजाया, जैसे सलाम नमस्ते, परिणीता, धूम, हम तुम। अब राघव फिल्मी दुनिया में भी जाना माना नाम बन गया। 2007 राघव के लिए एक्सपेरिमेंटल था। अब वो आर्टिस्ट से एंटरप्रेन्योर बन गए, खुद का म्यूजिक लेबल लॉन्च किया, राघव सच्चर म्यूजिक, और अपनी तीसरी एल्बम अपने ही लेबल के अंडर रिलीज की। 2007 में राघव सच्चर प्रोडक्शंस भी लॉन्च हुई। वो भारत के एम्बेसडर बन भारत को अलग अलग कंट्रीज में रिप्रेजेंट करने भी गए, और जहां भी वो मल्टीपल इंस्ट्रूमेंट्स बजाते, सबके चेहरे हैरानी में बस उन पर टिके रह जाते। भारत सरकार ने उन्हें वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, जो डेवोस में हो रहा था, वहां परफॉर्म करने का न्योता भी दिया। उन्होंने 2010 के कॉमनवेल्थ गेम्स की क्लोजिंग सेरेमनी में भी परफॉर्म किया। अपने आप में एक बड़ा कीर्तिमान था। फिर सोशल मीडिया ने दस्तक दी और राघव हर उम्र के लोगों तक पहुंचने लगे, जेन जी, मिलेनियल्स, सब तक। उनकी पॉपुलैरिटी कई गुना बढ़ गई। फैंस और फॉलोअर्स उनके चहेते बन उनको और आगे बढ़ने को कहने लगे। लेकिन राघव यहीं तक रुकना नहीं चाहते थे। उनका म्यूजिक के प्रति जो समर्पण था, वो उन्हें वो दिखाने लगा जो आप और हम नहीं देख सकते। वो अब आर्टिस्ट और एंटरप्रेन्योर के आगे का रास्ता तय करना चाहते थे, वो रास्ता जो म्यूजिक उसी को दिखाता है जो उसका हकदार होता है। अब राघव म्यूजिक को ही ट्रांसफॉर्म करने लगे। कहते हैं, जब आप किसी फील्ड में महारत हासिल कर लेते हैं तो आप कुछ ऐसा करने चले जाते हैं जो पहले कभी नहीं हुआ, और वो ही आपकी देन होती है उस इंडस्ट्री के लिए।
वो कहलाता है इनोवेशन या इन्वेंशन। राघव वैसे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स इन्वेंट कर रहे हैं जो शायद आपने आज तक देखा ही ना हो, या फिर वैसा म्यूजिक बजाते किसी को सुना ही ना हो। जो मैंने देखा वो था 3D प्रिंटेड ट्विन फ्लूट। फिर उनका म्यूजिक सिर्फ ह्यूमंस तक ही सीमित नहीं रहा। हाल ही में वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे पर उन्होंने वंदे मातरम वंतरा में एनिमल्स के लिए बजाया। उन सबका रिएक्शन आपको देखना चाहिए, क्योंकि म्यूजिक हर किसी को छूता है। पेड़ पौधे, पशु पक्षी, सब, हर कोई म्यूजिक के प्रभाव में ही तो है। राघव अब म्यूजिक के जरिए सिर्फ एंटरटेन नहीं करते, बल्कि सबके जीवन को छूते हैं। उस इमोशन को तलाशते हैं जो म्यूजिक के जरिए ही मिल सकता है। एक म्यूजिशियन अब हीलर, एंटरटेनर, इन्वेंटर, एंटरप्रेन्योर सब बन चुका है। मुंबई में आज राघव अपनी पत्नी के साथ म्यूजिक में नए कीर्तिमान रच रहे हैं और लगभग 45 से ऊपर इंस्ट्रूमेंट्स बजा सकते हैं। भारत के नामी म्यूजिशियंस में अपना नाम शुमार कर चुके हैं। आज शायद वो उस टीचर को खोजते होंगे जिसने उन्हें थप्पड़ मारकर कहा था, यू आर अ डिस्ग्रेस। आज शायद वो अटेंडेंस शीट देखना चाहते होंगे जिसमें उनकी अटेंडेंस लाल रंग में नेगेटिव में होगी। आज शायद वो उस राघव को देखना चाहते होंगे जो पहली बार फ्लूट ना बजा पाने की वजह से परेशानी में था। आज शायद वो दिन देखना चाहते होंगे जब पहली बार उन्होंने हारमोनिका पर पहली धुन बजाई थी। इसी के साथ मैं इस कहानी और अपनी वाणी दोनों को विराम देता हूं। ड्रीमर्स के चौथे एपिसोड में आपने सुनी कहानी राघव सच्चर की। याद रहे, ड्रीमर्स हमारी पहल है ऐसी कहानी आप तक पहुंचाने की जो आपको इंस्पायर करें। फिर मिलूंगा अगले एपिसोड में एक नई आइकन की कहानी के साथ। मैं हूं कहानीकार सुधांशु राय। जल्द मुलाकात होगी। प्रणाम, नमस्कार।